हेलो फ्रेंड्स। रेक्टल कैंसर के सर्जरी के बाद रिकवरी कैसा रहता है, आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। सो दोस्तों, रेक्टम के कैंसर के ऊपर हमने काफ़ी सारा चर्चा किया है। बहुत सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में मैं आपको एक प्लेलिस्ट दे रहा हूँ। डेफ़िनेटली आप वो प्लेलिस्ट की वीडियोस देखिएगा। रेक्टल कैंसर के प्रति आपका जो नॉलेज है ना, इससे डेफ़िनेटली इम्प्रूव हो जाएगा। सो दोस्तों, रेक्टल कैंसर का जो सर्जरी है, तो इसके बाद जो रिकवरी प्रोसेस रहता है, हम आज इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, रेक्टल के कैंसर के लिए जो सर्जरी होता है, हम इसे एंटीरियर रिसेक्शन बोलते हैं। और कौन से लेवल पे ये ट्यूमर सिचुएटेड है, अपर रेक्टम है, मिड रेक्टम है या लोअर रेक्टम है, इसके हिसाब से जितना डिसेक्शन लगता है, कहाँ पे जुड़ाव होता है या कहाँ पे परमानेंट स्टोमा होना चाहिए, ये सब चीज़ों को लेकर भी हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया था। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ पे भी दे रहा हूँ। तो आप डेफ़िनेटली वो वीडियो को भी देखिएगा। इससे आपको आइडिया आएगा कि कौन से लेवल पे जाके कौन से टाइप का सर्जरी होता है रेक्टल कैंसर में, और कब परमानेंट स्टोमा बनता है और कब टेम्पररी स्टोमा बनता है। सो दोस्तों, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसे ये कौन से लेवल पे जाके हमको ये परमानेंट या टेम्पररी स्टोमा लगता है, क्यों लगता है, इसके साथ ही साथ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जब जो ट्यूमर का लोकेशन है नीचे की तरफ, मतलब एनल ओपनिंग की तरफ बढ़ने लगता है ट्यूमर का लोकेशन, सर्जिकल ड्यूरेशन भी उतना बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर समझ लीजिए अपर रेक्टम का ट्यूमर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो यूजुअली ये 2 से 3 घंटे में सर्जरी ख़त्म हो सकता है। इसके कंपैरिजन में अगर लो रेक्टल ट्यूमर है, मतलब एनल ओपनिंग के बहुत नज़दीक है और इंट्रास्फिंक्टिक रिसेक्शन जैसा सर्जरी हमें करना है और मेल नैरो पेल्विस है, तो ये सब चीज़ों में हो सकता है कि 5-6 घंटे से भी ज़्यादा हमें टाइम लग जाए। तो जाहिर सी बात है कि अगर लंबा सर्जरी होने वाला है तो रिकवरी भी थोड़ा स्लो हो सकता है। सो अभी मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ, ये एक स्टैंडर्ड रिकवरी है जहाँ पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन या कोई इश्यू नहीं हुआ है। पेशेंट का ओवरऑल हेल्थ रीज़नेबली अच्छा है ये सिनेरियो में। तो सर्जिकल ड्यूरेशन तो हमने डिस्कस कर लिया। तो सर्जरी के दौरान भी दोस्तों कैसा है कि अगर हमें लग रहा है कि ओपन सर्जरी हम करने वाले हैं, तो एपिड्यूरल कैथेटर हम डालते हैं पेन कंट्रोल के लिए। मतलब स्पाइनल कॉर्ड का जो एपिड्यूरल लेयर है, वहाँ पे हम कैथेटर छोड़ते हैं और वहाँ पे जब हम दवाई देते हैं तो इससे पेन कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है। तो इसका पेशेंट रिकवरी पे भी काफ़ी असर पड़ता है, पेन कंट्रोल पे भी काफ़ी असर पड़ता है। सो दोस्तों, जो रेक्टल कैंसर का जो सर्जरी है ना, ओपन तरीके से भी कर सकते हैं, रोबोटिक तरीके से भी कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपिक तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम कीहोल सर्जरी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे रोबोटिक्स है या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, रिकवरी थोड़ा जल्दी होता है, ब्लड लॉस कम होता है और पेन भी थोड़ा कम रहता है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि कौन से फैसिलिटीज़ और स्किल्स हमारे पास अवेलेबल है, इसके ऊपर के कौन से तरह का सर्जरी हमें, सर्जिकल मोडालिटी हमें चूज़ करना है। फाइनली आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो सर्जरी होगा उसी हिसाब से होगा, उसी एक्सटेंट का होगा, भले ही हम ओपन सर्जरी करें या रोबोटिक सर्जरी करें या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करें। सो दोस्तों, सर्जरी हो गया है। सर्जरी होने के बाद यूजुअली दोस्तों हम 4 to 6 आवर्स के गैप में पेशेंट को फीडिंग शुरू करते हैं। फीडिंग मतलब यूजुअली ये शुरू होता है ओरल सिप्स, मतलब चम्मच से जो छोटा, मतलब क्लियर लिक्विड है, जैसे पानी है या क्लियर जूस है या कोकोनट वाटर है या ORS है, ऐसे चीज़ों के साथ। और ग्रेजुअली हम इसको बढ़ाते जाते हैं, पेशेंट कैसे फील कर रहा है और कैसे प्रोग्रेस कर रहा है इसके ऊपर। एट द सेम टाइम दोस्तों, मोस्ट ऑफ द रेक्टल कैंसर के सर्जरी में हम नाक में नलकी डाल के रखते हैं पेट को डिकम्प्रेस करने के लिए, जिसको हम राइल्स ट्यूब बोलते हैं। और इसका भी कंटिन्यूस यूसेज होता है, जिससे पेशेंट को नोज़िया, वॉमिटिंग, पेट फूला लगना, ये सब चीज़ों का रिस्क जो है ना कम हो जाता है या ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाता है। सो ये हम नाक का जो नलकी राइल्स ट्यूब है, इससे क्या आउटपुट आ रहा है ये भी देखते रहते हैं, और इसके साथ ही साथ उसके आउटपुट को देखते देखते और पेशेंट कैसे फील कर रहा है ये देखते देखते ओरल जो इंटेक है इनका, जो मुंह से जो उनका जो खाना शुरू हुआ है, इसको भी हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। और अगर हमने समझ लीजिए कि टेम्पररी स्टोमा बनाया है,
अगर टेम्पररी स्टोमा बना है तो यूजुअली ये दूसरे या तीसरे दिन पे काम करना शुरू करता है। यूजुअली पहले ये ग्रीनिश आउटपुट देता है, जैसे जैसे पेशेंट का खाना इम्प्रूव होता है तो इसका आउटपुट का कलर भी चेंज होता है और कंसिस्टेंसी भी चेंज होता है। और अगर समझ लीजिए कि हमने परमानेंट स्टोमा बनाया है, तो परमानेंट स्टोमा बनाया है तो भी ये यूजुअली अराउंड डे 2 या डे 3 पे काम करना शुरू करता है। बट हालांकि जब परमानेंट स्टोमा हम बना रहे हैं, स्पेशली जो कोलोनिक स्टोमा है, इसमें यूजुअली जो आउटपुट है सॉलिड, मतलब जो नॉर्मल स्टूल से मल रहता है ना मोटा मोटी, उसके हिसाब से रहता है। अगर पेशेंट पहले से ऑब्स्ट्रक्टेड था, मतलब पेशेंट के आंतड़ी में ब्लॉकेज था कोई भी कारण की वजह से, मतलब स्पेशली जब ट्यूमर रहता है उसकी वजह से, तो इसमें जो स्टोमा का जो काम जो शुरू होना चाहिए ये कभी कभार डिले हो सकता है। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना रहता है। सो ऑन एन एवरेज डे 2 डे 3 पे हमारा स्टोमा काम करना शुरू करता है। और जैसे मैंने बताया, बाय दिस टाइम अगर पेशेंट का रिकवरी स्मूथ है तो पेशेंट का ओरल इंटेक भी अच्छा हो गया रहता है। बाय सर्जरी के दूसरे या तीसरे दिन पे पेशेंट को हम फुल लिक्विड्स पे लेके आते हैं और नाक के नलकी से जो आउटपुट है वो भी ऑलमोस्ट मिनिमल हो गया रहता है। तो चौथे दिन पे या 5वें दिन पे हम जो नाक का नलकी है ना, इसको निकालने का प्लान करते हैं और बाय दैट टाइम पेशेंट यूजुअली फुल लिक्विड्स या सॉफ्ट डाइट तक पहुंच जाते हैं। तो तीसरे या चौथे दिन पे नाक का नलकी निकलता है और चौथे या 5वें दिन तक पेशेंट को हम सॉफ्ट डाइट तक लेके आ जाते हैं। और सपोज़ हमने स्टोमा नहीं बनाया है, जैसे अपर रेक्टल ट्यूमर में होता है, सो अगर पेशेंट पहले से ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं था, ब्लॉक्ड नहीं था, तो डे 4 तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मोशन पास करना शुरू करे। तो कई बार दोस्तों हम क्या करते हैं, रेक्टम के थ्रू एक फोलिस कैथेटर डाल के रखते हैं ताकि एनल स्फिंक्टर को डिकम्प्रेस करके रखे। तो हो सकता है पहले जो मोशन है या स्टूल्स है वो कैथेटर के थ्रू बैग में जमा हो या उसके कैथेटर के इर्द गिर्द से हल्का सा लीकेज हो, हम ये नोटिस करते हैं और ये हमेशा ध्यान में रखते हैं। और अगर हमने ये ट्यूब रखा है तो यूजुअली हम डे 5 या डे 6 पे हम इसको निकालते हैं, या अगर पेशेंट को मोशन पास हो गया समझ लीजिए उससे पहले डे 3 या डे 4 पे ये हम इसको निकाल देते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर स्टोमा नहीं बना है तो चौथे दिन तक मोशन पास होता है। उसके बाद बारी आती है ड्रेन को निकालने की। दोस्तों जहाँ पे भी हमने जोड़ा है वो जुड़ाव पे एक रिस्क रहता है कि लीक होने का, तो इसके लिए ये मॉनिटर करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रेन्स रखते हैं जिसको हम फ्लैट ड्रेन्स या जेपी ड्रेन्स बोलते हैं। और ये ड्रेन के आउटपुट को कौन से टाइप का लिक्विड आ रहा है, कलर कौन सा है, स्मेल कौन सा है, इसको हम मॉनिटर करते हैं। अगर कुछ लीक की शंका है तो यूजुअली जब हमने कुछ भी रेडिएशन नहीं दिया है, कीमोथेरेपी नहीं दिया, डायरेक्टली सर्जरी किया, जैसे अपर रेक्टम वगैरह है, यहाँ पे लीक यूजुअली डे 3 डे 4 पे प्रेजेंट करता है। ये हमें ध्यान में रखना है। सिर्फ ड्रेन का आउटपुट नहीं, इसके साथ ही साथ पेशेंट को फीवर आ रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, खाना खा रहे थे सडनली वो खाना कम हो गया, पेट में दर्द हो रहा है, ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना रहता है। और जब हमने पहले रेडिएशन दिया है या कीमोथेरेपी और रेडिएशन दिया है रेक्टम के सर्जरी से पहले, तो यहाँ पे लीक यूजुअली डे 5 डे 6 पे प्रेजेंट करता है। तो नेचुरल है दोस्तों कि ये जो ड्रेन्स है यूजुअली डे 6 या डे 7 पे हम निकालते हैं, क्योंकि तब तक हमको गारंटी हो जाता है कि इसमें लीक का रिस्क नहीं है। तो बाय डे 6 या डे 7 तक आपका स्टोमा काम करना शुरू कर दिया रहता है, आपका नाक का नलकी निकला हुआ रहता है, आपके ड्रेन्स निकले हुए रहते हैं। अगर आपका स्टोमा है तो वो काम करना शुरू कर दिया रहता है, या अगर आपका स्टोमा नहीं किया तो आपका मोशन भी पास हो गया रहता है। तो ऑन एन एवरेज डे 7 या डे 8 पे आप डिस्चार्ज के लिए रेडी हो जाते हो। डिपेंडिंग ऑन पेशेंट का ओवरऑल स्टेटस कैसा था, उनको डायबिटीज़ है क्या, कार्डियक इश्यूज़ है क्या, किडनी का कोई इशू है क्या, पहले बाउल ब्लॉक्ड था क्या, ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना रहता है कि इसके वजह से भी रिकवरी आगे पीछे हो सकता है। सपोज़ हमको इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी मिल रहा है पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी के फेज़ में, या पेशेंट को बहुत ज़्यादा उल्टी या नोजिया हो रहा है या एनास्टोमोटिक लीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें रिकवरी डिलेड हो सकता है। बट हम यहाँ पे एक रूटीन रिकवरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। डिलेड जब रिकवरी होता है किस कारण से हो रहा है, उसके वजह से कब डिस्चार्ज होगा ये वेरी हो सकता है।
साथ ही साथ दोस्तों मैं ये भी बोलना चाहूँगा, जब हमने पेशेंट को स्टोमा बनाया है, यूजुअली हम स्टोमा केयर जो हमारा टीम है इसको हम डे 1 से इन्वॉल्व करते हैं, ताकि क्या है, जब बाय द टाइम डिस्चार्ज हो, पेशेंट को और पेशेंट के फैमिली को कॉन्फिडेंस रहता है कि हम एटलीस्ट ये जो स्टोमा है इमरजेंसी बेसिस पे तो मैनेज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें टाइम जाता है 100% कॉन्फिडेंट बनने के लिए और स्टोमा को खुद मैनेज करने के लिए, बट अगर ये प्रोसेस हॉस्पिटल से शुरू होता है तो पेशेंट ऑल द मोर ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। सो दोस्तों ये था एक छोटा सा डिस्कशन के रेक्टम कैंसर के सर्जरी के बाद रिकवरी कैसा रहता है। ये टॉपिक के ऊपर आपको सवाल हैं या डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।